हम पढ़ने वाले हैं एक्वा एब्लेशन के बारे में। एक्वा एब्लेशन जो रहता है, एक नया टेक्नीक है, जिसको बोलते हैं नॉवेल, मिनिमली इन्वेजिव टेक्नीक है, रोबोट असिस्टेड टेक्नीक होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच। ये हाई वेलोसिटी जो वाटर जेट होता है, उसको यूटिलाइज करके प्रोस्टेट टिश्यू को अब्लेट करता है अंडर द अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि ये वाटर जेट यूज़ कर रहा है, तो कोई भी थर्मल इंजरी नहीं होती है। तो एक तरीके से हम बोलें कि इट इज़ अ नॉन थर्मल इमेज गाइडेड एंड रोबोटिकली एक्सक्यूटेड सर्जिकल ऑप्शन फॉर बीपीएच। इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है, अगर हम एक्वा एब्लेशन की बात करें, तो इसमें हाई प्रेशर और हीट फ्री सलाइन वाटर जेट जो रहता है, वो उसको डिलीवर करते हैं सिस्टोस्कोप के थ्रू टू रिमूव द प्रोस्टेटिक टिश्यू। और ये सब चीज़ें जो होती हैं, वो अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस होता है, ताकि ये जो डिलीवरी हो विथ प्रिसिजन हो। तो रियल टाइम ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, जो कि हमें 3D इमेज प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम ये सब प्लान कर सकते हैं। जो रोबोट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं एक्वा बीम, और ये एक्वा बीम रोबोट ही प्री प्लान्ड ट्रीटमेंट एग्जीक्यूट करता है। फिर हीमोस्टेसिस को अचीव करने के लिए हम या तो इलेक्ट्रोकॉटरी यूज़ करते हैं या फोलीज़ बलून कैथेटर यूज़ करते हैं। इस प्रोसीजर का की एडवांटेज क्या है कि कोई भी थर्मल इंजरी नहीं होती है, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर डैमेज नहीं होता है, एजैकुलेटरी डक्ट्स भी डैमेज नहीं होती है, और न्यूरोमस्कुलर बंडल भी बचे रहते हैं। ये देख सकते हैं, ये है रोबोट सिस्टम एक्वा बीम। तो जो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो जो रोबोट है उसका नाम है एक्वा बीम रोबोट सिस्टम। ये रोबोट सिस्टम ही वाटर जेट के जो रिसेक्शन है उसको कंट्रोल करता है। तो एक तरीके से ये ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस सिस्टम होता है। फिर इसमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, ये ऊपर दिख रही है। ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, रियल टाइम 3D इमेज प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम एक्यूरेटली प्रोस्टेट को मार्क कर सकें। फिर ये सिस्टोस्कोपिक कंसोल होता है, जिससे कि वाटर जेट डिलीवर कर सकते हैं और अंडर द विजुअल गाइडेंस। और हाई प्रेशर सलाइन जेट जो होता है, उससे हम लोग लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर को रिमूव कर देते हैं। तो इंडिकेशन क्या होता है एक्वा एब्लेशन का, जितने भी सिम्प्टोमेटिक बीपीएच होते हैं, जिसमें मॉडरेट टू सीवियर लट्स होता है, उसमें हम एक्वा एब्लेशन करते हैं। ये लगभग हर टाइप का प्रोस्टेट 30 से लेके 150 सीसी का प्रोस्टेट सब में एक्वा एब्लेशन कर सकते हैं। ये बेसिकली उन पेशेंट्स में प्रेफर किया जाता है जो कि इजैकुलेटरी फंक्शन को प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो यंग पेशेंट्स में एक आइडियल चॉइस है। ये जो रहता है, अगर कोई क्यूआरपी कराना चाहता है या लेज़र थेरेपी, तो उनके लिए सूटेबल नहीं होता है। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है? पहला, प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा, अगर एक्टिव यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तीसरा, अगर ब्लीडिंग है, तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम है या कोगुलोपैथी है, तो उसमें यूज़ नहीं करते हैं। जबकि हम लेज़र जो रहता है कोगुलोपैथी या ब्लीडिंग में यूज़ कर सकते हैं। और चौथा है, अगर ब्लैडर के अंदर कोई पैथोलॉजी है जिसमें हमें ओपन सर्जरी की ज़रूरत है, तो इसमें नहीं कर सकते। तो ये है रोबोट सिस्टम। रोबोट सिस्टम में हम देख सकते हैं, ये कंसोल है। फिर इसके बाद ये अल्ट्रासाउंड का प्रोब है, और ये हैंडपीस है, जिससे वाटर का सलाइन जेट जाएगा। अब बात करें टेक्नीक का, तो ये टेक्नीक जो रहता है, हम लिथोटॉमी पोज़ीशन में ही करते हैं। लिथोटॉमी पोज़ीशन में जैसे या तो जीए या तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंडर में। फिर जो रोबोट का प्रोब होगा, जिसको एक्वा बीम प्रोब बोलते हैं, उसको ट्रांसयूरेथ्रली हम लोग सिस्टोस्कोप की मदद से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फिर अंडर द अल्ट्रासाउंड गाइडेंस हम लोग प्रोस्टेट को मैप करते हैं, उसके कंटूर को, और ट्रीटमेंट ज़ोन डिसाइड करते हैं। फिर जो रोबोट रहता है, वो रिसेक्शन शुरू करता है विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर सलाइन जेट एंड रिमूव्स द सेलेक्टेड टिश्यू। हीमोस्टेसिस के लिए हम लोग कॉटरी यूज़ करते हैं या तो फोलीज़ कंप्रेशन यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद फोलीज़ जो रहता है, बेसिकली 1 से 2 दिन रखना पड़ता है हमें। इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी सराउंडिंग टिश्यू डैमेज नहीं होता है। ये रोबोट से कंट्रोल रहता है, तो इसमें प्रिसीजन काफ़ी अच्छा रहता है, और पूरा का पूरा एब्लेशन इमेज गाइडेड होता है अंडर द ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड। फंक्शनल आउटकम की बात करें, तो थर्मल इंजरी नहीं होता है, तो कोई डैमेज नहीं होता है, तो इसलिए बेटर इजैकुलेटरी फंक्शन रहता है, और प्रिजर्वेशन काफ़ी अच्छा होता है। इसमें पेशेंट का रिकवरी
बहुत ही अच्छे से होता है और इसका जो ऑपरेटिव टाइम होता है बहुत ही शॉर्ट होता है और लर्निंग कर्व भी बहुत ही छोटा होता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर तरह के प्रोस्टेट साइज़ में इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली फॉर बिग प्रोस्टेट जिसमें कि टीआरपी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अब बात करें इसका एविडेंस, क्लिनिकल एविडेंस कहाँ से मिलता है? तो 2 ट्रायल हुए थे, वाटर 1 और वाटर 2। तो जो वाटर 1 और वाटर 2 ट्रायल है, ये एक तरीके का आरसीटी है। ये एक्वा एब्लेशन को टीआरपी से कंपेयर करता है और इसमें हमें ये पता चला कि जो एक्वा एब्लेशन होता है, वो नॉन इंफीरियर है सिम्पटम्स इम्प्रूवमेंट के लिए। और अगर हम बात करें इजैकुलेटरी फंक्शन के प्रिजर्वेशन के लिए, तो ये वहाँ पे सुपीरियर होता है और लार्जर ग्लैंड के लिए ये एक फास्टर ऑपरेटिव टाइम प्रोवाइड कराता है। अगर हम आईपीएसएस स्कोर की बात करें तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट है, देखा गया कि 50% से ज़्यादा रिडक्शन हो रहा है उसके स्कोर में और सिग्निफिकेंट क्यूमैक्स वो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि प्रेशर जो है यूरिन का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। फिर इसमें जो कैथेटराइज़ेशन का ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम है, सिर्फ़ 1 दिन का, जो कि काफ़ी अच्छा है और इजैकुलेटरी फंक्शन ऑलमोस्ट 90% केसेज़ में प्रिज़र्व रहा। अब बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो लाइक अदर प्रोसीजर्स इसमें भी हेमेचूरिया का रिस्क रहता है और कॉमन होता है जो कि अपने आप ही रिज़ॉल्व कर जाता है विद द हेल्प ऑफ कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट। अगर कभी कई-कई बार क्लॉट रिटेंशन हो जाता है तो इसलिए हमें इरिगेशन करना पड़ता है। पेशेंट को अगर यूटीआई डेवलप करता है तो हमें प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं और रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन अगर होता है, जो कि टीआरपी से काफ़ी कम होता है। इसका इंसिडेंस ऑलमोस्ट 10% से भी कम होता है, जबकि टीआरपी में ऑलमोस्ट 70 टू 80% होता है। और इनकॉन्टिनेंस की बात करें यूरिनरी, वो बहुत ही रेयर होता है क्योंकि थर्मल डैमेज नहीं होता है, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर प्रिज़र्व रहता है। अगर हम कंपेयर करें अदर प्रोसीजर से, तो थर्मल इफ़ेक्ट एक्वा एब्लेशन में नहीं होता है, जबकि होलेप और टीआरपी में थर्मल इफ़ेक्ट होता है। फिर इजैकुलेटरी प्रिजर्वेशन इसमें ऑलमोस्ट 90% टाइम प्रिज़र्व रहता है, जबकि टीआरपी में 30% टाइम ही प्रिज़र्व होता है, जबकि होलेप में 60% टाइम। अब बात करें बड़े ग्लैंड के लिए, तो बड़े ग्लैंड के लिए जैसे होलेप अच्छा होता है, वैसे ही एक्वा एब्लेशन भी अच्छा होता है, बट टीआरपी जो रहता है, अच्छा नहीं होता है। अगर लर्निंग कर्व की बात करें, तो काफ़ी शॉर्ट लर्निंग कर्व होता है क्योंकि इसमें सारी सर्जरी रोबोट से करनी होती है, रोबोट ही सर्जरी करता है और ऑपरेटिव टाइम इसलिए कम होता है। लिमिटेशन क्या है इस सिस्टम का कि इसकी कॉस्ट और अवेलेबिलिटी, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है और ये काफ़ी कॉस्टली होता है और डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है और जो गाइडलाइंस में है अभी भी ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं माना जाता है और अभी भी लॉन्ग टर्म डेटा का रिक्वायरमेंट है इसको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मानने के लिए। तो अगर हम बात करें एक्वा एब्लेशन का, तो एक कटिंग एज मिनिमली इन्वेजिव रोबोट असिस्टेड सर्जिकल ऑप्शन है फॉर बीपीएच मैनेजमेंट दैट ऑफर्स एक्सीलेंट सिम्पटम रिलीफ while preserving ejaculatory function. It is non-thermal, image-guided, precision, and short learning curve. Make it compelling alternative to conventional TURP and laser therapies, especially in younger patients or those with large prostate. As experience and availability grow, aqua ablation is poised to become an integral part of the बीपीएच ट्रीटमेंट एल्गोरिथम। तो ऐसा मानना है कि समय के साथ एक्वा एब्लेशन को भी बीपीएच के ट्रीटमेंट में मान लिया जाएगा।